आनंदी काफ़ी बड़ा बैग लेकर अपने मायके जाती है। आनंदी को अपने घर देखकर उसकी बड़ी भाभी ज्योति और छोटी भाभी निहारिका बहुत खुश हो जाती हैं और आनंदी को गले लगा लेती हैं। अरे आनंदी, तुम इतने दिनों बाद अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारे ससुराल चले जाने से तो ये घर मानो सूना सा ही हो गया था। अच्छा हुआ जो तुम आ गई। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही दीदी। और बताओ आनंदी, ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है। मुझे सब बहुत प्यार करते हैं। बल्कि आपको पता है, आशुतोष तो मुझे अपनी नज़रों से दूर तक नहीं जाने देते। मायके आने के लिए भी मुझे उन्हें इतना बोलना पड़ा, तब जाकर माने हैं। अच्छा, वो तो तुम्हारी लव मैरिज हुई है ना, तो थोड़ा बहुत तो पति ध्यान देगा ही, लेकिन थोड़े टाइम के बाद बाकी के पतियों की तरफ ही हो जाएंगे वो भी। और नहीं तो क्या, अब मयंक को ही देख लो। हमने भी तो अपनी पसंद से ही शादी की थी ना। शादी के कुछ समय तक ही प्यार होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है प्यार भी गायब होता जाता है। ऐसा मुझे भी लगता था, लेकिन आशुतोष जी ना ऐसे नहीं है। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, यहाँ तक कि मुझे कोई काम भी नहीं करने देते, सारे काम खुद ही करते हैं। फिर तो बहुत अच्छी बात है ननद जी। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों का प्यार ऐसे ही हमेशा बना रहे। हाँ भाभी, हमारा प्यार तो बना ही रहेगा, लेकिन मुझे बुरा ना आप लोगों के लिए लगता है। आप लोग ऐसे ही रह गए ना, भैया आपको सपोर्ट करते हैं ना आपकी वो किसी भी काम में मदद करते हैं। क्या ननद जी, अभी अभी तो आई हो और क्या बातें लेकर बैठ गई। चलो आराम कर लो, हम भी खाना बना लेते हैं। वैसे आप अभी तक माँ जी से भी नहीं मिली, तो जाओ जाकर माँ जी से मिल लो पहले। आनंदी अपने मायके आने के साथ ही अपनी भाभीयों के कान भरने लगती है कि उसका ससुराल इतना अच्छा है, पति उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर उसके भाई अपनी बीवियों से प्यार नहीं करते। ऐसे ही एक दिन निहारिका अपने कमरे में बैठी होती है, तभी उसका पति मयंक आता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी वाइट वाली शर्ट प्रेस कर देना, लेकिन तुमने नहीं की। तुमसे एक काम नहीं होता ना। आप वो वाली शर्ट अपने किसी दोस्त के घर बुलाए हो। मैंने पूरा घर देख लिया, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिली। अगर घर में नहीं मिल रही थी तो कम से कम एक बार मुझे फ़ोन करके बता तो दिया होता। अब बताओ, मैं कल ऑफिस पहन करके आ जाऊँगा। मैंने आपको फ़ोन किया था, लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। अब आप ही बताओ, जब आपने फ़ोन ही नहीं उठाया तो मैं आपको कैसे बताती? मयंक कुछ नहीं बोलता, बाहर चला जाता है। जैसे ही मयंक बाहर जाता है, तुरंत वहाँ आनंदी आ जाती है। भाभी, सच में भैया आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं? सोच रही हूँ, जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो आपको कितना बुरा लग रहा होगा। भाभी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? ओहो, मयंक जी दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मुझे ना उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। भाभी, जो गलत है वो गलत है। अरे भैया ऑफिस में काम करते हैं तो आप भी तो घर पे काम करती हो ना। आप कौन सा पूरा दिन आराम करती हो? हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। काम तो मैं भी दिन भर करती ही रहती हूँ। इस मामले में ना मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ। आशुतोष पहले ऑफिस का काम करते हैं और फिर घर पर बराबर मेरी मदद भी करते हैं। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। दामाद जी तो बहुत अच्छे हैं। भाभी, सच में आप ना बहुत भोली हो। अरे कोई भी अच्छा होता नहीं है, अच्छा बनाना पड़ता है। क्या मतलब? देखो, आप भैया की जितनी सुनती हो, भैया उतनी आपको सुनाते हैं। नहीं तो आप सुनती क्यों रहती हो? मना करना सीख लो। इस तरह आनंदी अपनी दोनों भाभीयों को भड़काने लगती है। समय बीतता है और अपनी भाभी के साथ वो अपने भाइयों के भी कान भरती है। ऐसे ही एक दिन, भैया आपको नहीं लगता दोनों भाभियाँ कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़कर नाच रही हैं? अरे ऐसा तुम क्यों बोल रही हो? क्या किया तुम्हारी भाभी ने? भैया, भाभी तो बस यही सोचती है कि आप दोनों ने जैसे मुझे लाड़ प्यार से रखा है, वैसे ही उनको भी रखिए। अरे बहन और पत्नी में फ़र्क होता है कि नहीं? वो चाहती हैं कि आप दोनों उनके पल्लू से बंद कर रहो। अब आप ही बताओ भैया, ऐसा अच्छा लगेगा कि घर के जवान लड़के अपनी पत्नी के आगे पीछे घूमते रहें? ये तो तुम सही कह रही हो। मुझे भी आजकल ऐसा ही लग रहा है कि ज्योति मुझे अब बात बात पर टोकने लगी है। अब मुझे ही देख लो, अपनी पसंद से शादी किए, लेकिन फिर भी कभी आशुतोष को पलट कर जवाब नहीं दिया मैंने। लेकिन देख लो भाभियों को।
आनंद की बात सुनकर दोनों भाई गुस्से में आ जाते हैं। तभी वहाँ निहारिका और ज्योति आ जाती हैं। आज हम लोग कहीं बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। क्यों? घर में खाना नहीं बनाया जा रहा है क्या तुमसे? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो बस बोला ही है। बोला है या हुक्म चलाया है? यही तो कर रही हो ना तुम इतने दिनों से। देवर जी, अगर हुक्म चला भी दिया तो क्या हो गया? आप पति हो निहारिका के, आपका फर्ज बनता है उनकी इच्छा पूरी करना। ठीक वैसे ही जैसे आजकल तुम मुझ पर धौंस जता रही हो। आप ना बिना बात के लड़ाई छेड़ रहे हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो तो मुझे अच्छे से दिख रहा है कि तुमने क्या किया है और क्या कर सकती हो। रोज़ किसी ना किसी बात पर मेरा सर जो खा रही हो। अब भी कोई कसर बची है क्या? अब ना आप ज़्यादा बोल रहे हो। मैं आपका गुस्सा और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। चारों में लड़ाई होने लग जाती है और वो लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वहाँ आनंद की माँ ललिता आती है, आनंद के पति आशुतोष के साथ। वाह बेटी वाह, मैंने तो सोचा था कि अपनी पसंद के लड़के से शादी कर रही है तो खुश रहेगी, लेकिन तू खुद का घर तो संभाल नहीं पाई, यहाँ आ गई और यहाँ आने के बाद तू वही कर रही है जो तूने अपने ससुराल में किया। अपने भाइयों का भी घर तोड़ने में लगी है। बाबा आशुतोष, आप यहाँ कैसे, वो भी माँ के साथ? माँ जी आप ये सब छोड़ो और मयंक जी को देखो, वो मुझसे बिना बात के लड़ रहे हैं, ऊपर से मुझे कितना कुछ सुना चुके हैं। अरे मेरी प्यारी बहुओं, तुम क्यों इसकी बातों में आ रही हो? ये तुम लोगों की प्यारी लाडली ननद का ही तो किया धरा है। यही तो आग लगा रही है तुम लोगों की गृहस्थी में। आग लगा रही है? क्या मतलब माँ जी, हम कुछ समझे नहीं। मैं समझाता हूँ भाभी। मेरी और आनंदी की बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, क्योंकि आनंदी शुरू में सब काम कर रही थी, हर बात मान रही थी। लेकिन धीरे धीरे वो मेरे घर वालों से बिना मतलब झगड़ने लगी और मुझसे बदतमीज़ी करने लग गई। इसकी बदतमीज़ी से हम दोनों के बीच दूरियां आने लग गई और आखिरकार जब हम दोनों की नहीं बनी तो ये मुझसे लड़ाई करके यहाँ आ गई। आशुतोष जी ये क्या कह रहे हो आप? हमारे बीच की बातें आप बाहर वालों को क्यों बता रहे हो? हम ये सब घर जाकर भी तो बात कर सकती ना। मैं आई तो रही थी कुछ दिनों में, फिर आपको यहाँ आने की क्या जरूरत आन पड़ी? अरे बस कर आनंदी, मैं तेरी माँ हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि तेरा इरादा क्या था। अरे खुद का घर नहीं बसा पाई तो अपने भाई और भाभी का भी नहीं बसने देगी। मैं तुझे समझा रही हूँ, दूसरों की गृहस्थी में दखल अंदाजी करने से पहले एक बार अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे। ललिता सबको समझाती है और ननद की सच्चाई सामने लाती है, जिसके बाद आनंदी वापस अपने घर चली जाती है। और आनंद के जाने के बाद दोनों भाभियों का उनके पति के साथ का मनमुटाव भी छू हो जाता है। गुड्डी, चिंकी, कहाँ हो तुम दोनों? अरे जल्दी आओ, कितनी देर से तुम दोनों को आवाज़ लगा रहा हूँ। क्या बात है भैया, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे ये कौन सा तरीका हुआ बड़े भाई से बात करने का? हाँ, क्या बात है? तुम्हारा मुंह क्यों फुला हुआ है? आपकी शादी के लिए डिज़ाइनर लहंगा मांगा था, माँ ने डांट डपट कर चुप करा दिया। अब अपनी मर्जी से इस घर में हम मुंह भी नहीं फुला सकती क्या? इतनी सी बात के लिए मुंह फुलाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें अपने भैया से कहना चाहिए था ना। चलो ठीक है, जल्दी से पहले चाय पिलाओ, फिर मैं दोनों को लहंगा दिलाने ले जाता हूँ। सच भैया? और नहीं तो क्या, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? मेरी राजकुमारी जैसी बहनें हैं, जो उनके मन में आएगा वो पहनेगी। विशाल दोनों बहनों को लेकर बाजार जाता है और उनकी पसंद की बढ़िया डिज़ाइनर लहंगे दिलवा कर ले आता है। घर में शादी का माहौल था। अगले सप्ताह भाई विशाल की शादी थी, जिसके कारण घर में रिश्तेदार भी जमा होने शुरू हो गए थे। लड़कियों कर लो भाई से जी भर के लाड़, बस 4 दिन की चांदनी और बची है। एक बार भाभी आ गई तो फिर ये फरमाइशें पूरी होने बंद हो जाएंगी। अब ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम भाभी लेकर आ रहे हैं, कोई जिल्लाद नहीं जो आती ही हमारे घर की खुशियों की बलि चढ़ा दे। अब देख लेना, हमारी भाभी भी हमें भैया की तरह ही खूब लाड़ करेगी। हाँ देख लेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। धीरे धीरे समय बीता और विशाल की पत्नी करीना शादी होकर अपने ससुराल आ गई।
शादी के बाद दोनों बहनों के मन में कहीं ना कहीं डर तो था कि शायद अब उनका भाई उनसे छीन जाएगा और उनकी जगह भाभी को ही सारा प्यार लुटाने लगेगा। लेकिन जो उनके साथ हुआ, ऐसा तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चिंकी, इस बार भैया से रक्षाबंधन पर क्या लेगी? अब तो भाभी आ गई है, पता नहीं भैया कोई गिफ्ट लेकर भी आएंगी या नहीं। मम्मी कह रही हैं अब भैया से गिफ्ट लेने के लिए दबाव मत डालना। यूं ही उधेड़ बुन के बीच रक्षाबंधन का दिन आ जाता है और शुभ मुहूर्त देखकर गुड्डी और चिंकी भैया भाभी को राखी बांध देती है। राखी बांधने के बाद, गुड्डी चिंकी दोनों अपना हाथ आगे करो। ऐसा क्या लाई हो भाभी जो हाथ आगे करवा रही हो? अरे तुम हाथ आगे तो करो, अभी पता लग जाएगा। गुड्डी और चिंकी अपना अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। तभी भाभी दोनों की उंगली में एक एक सोने की अंगूठी पहना देती है। भाभी ये सोने की अंगूठी है क्या? हाँ नहीं तो क्या, रक्षाबंधन के दिन तुम दोनों को आर्टिफिशियल अंगूठी पहनाऊंगी क्या? भाभी गोल्ड रिंग तो बहुत महंगी आती है। अब सच में हम दोनों के लिए इतना महंगा गिफ्ट लेकर आई हो? रक्षाबंधन साल में एक ही बार तो आता है। तुम दोनों का इस घर पर और तुम्हारे भैया पर पूरा अधिकार है, इसलिए ये सस्ता महंगा सोचना तुम दोनों छोड़ दो। भाभी की बात सुनकर दोनों बहनें खुशी से गदगद हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, भाभी का प्यार दोनों ननद चिंकी और गुड्डी के लिए बढ़ता ही जाता है। छोटा या बड़ा कैसा भी मौका हो, भाभी दोनों के लिए अच्छे से अच्छा उपहार लाती, उनकी हर इच्छा पूरी करती, उनकी पसंद का अच्छा अच्छा खाना बनाकर उन्हें खिलाती। उन्हें कभी इस बात का एहसास भी ना होने देती कि वो उनकी माँ नहीं भाभी है। धीरे धीरे समय बीता और गुड्डी चिंकी की भी शादी हो गई। वे दोनों अपने अपने ससुराल चली गई। बहू, अपने मायके में खबर करवा देना कि हमारे यहाँ शादी के बाद पहली दिवाली पर मायके से शगुन आता है। अब शगुन में क्या क्या भेजना होता है ये तो पता है ना तेरे घर वालों को, या मुझे ये भी बताना पड़ेगा? मम्मी जी, अब बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मेरी भाभी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जब शादी से पहले ही उन्होंने हर तीज त्योहार पर हमें शगुन दिया है, तो शादी के बाद तो मेरे ससुराल भेजने के लिए वो पूरी जान ही लगा देंगी। हाँ, अपना अभी मेरी भाभी को जानती नहीं है, वो दुनिया की सबसे अच्छी भाभी है। पापा के न होने पर भी उन्होंने कभी भैया की कमाई का घमंड नहीं दिखाया। हमेशा हम दोनों बहनों को अपनी सगी बहनों से भी ज़्यादा प्यार किया। हमारे मांगने से पहले हर चीज़ हमें ला कर दी। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो हमारी माँ नहीं भाभी है। अच्छा, बड़ी तारीफ कर रही है अपनी भाभी की। अरे दुनिया की पहली ननद देख रही हूँ जो अपनी भाभी की तारीफ कर करके बावली हुई जा रही है। चल, अब दिवाली में कुछ ही दिन बाकी है, हम भी देखते हैं तेरी भाभी कौन सा कुबेर का खजाना तेरे नाम करके जाएगी। अगले दिन, दीदी आपने भाभी को फ़ोन करवा दिया ना कि हमारे ससुराल में दिवाली का शगुन भिजवाना होगा। मेरी सास तो कल ताना मार रही थी कि बिना बाप की लड़की लाए हैं, पता नहीं मायके से कुछ आएगा भी या नहीं। मैंने भी कह दिया मायके में मेरी भाभी है ना, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो हमें कभी पापा की कमी महसूस नहीं होने देंगी। हाँ ठीक किया तूने। तू देखना, भाभी इतना बढ़िया शगुन भेजेंगी कि सबका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। दीपावली से 2 दिन पहले गुड्डी और चिंकी के यहाँ उनका भाई विशाल दीपावली का शगुन लेकर पहुँच जाता है। शगुन की मिठाई, रुपया और कपड़े देने के बाद विशाल अपने घर चला जाता है। विशाल के जाने के बाद आधा किलो मिठाई का डब्बा और घर में सबकी मिलाई के 100-100 रुपये रख कर गया है तेरा भाई। बड़ी लंबी लंबी डिंगे हाँक रही थी, मेरी भाभी यहाँ कुबेर का खजाना लुटा कर जाएगी। देख लिया क्या देकर गया तेरा भाई। इतना ही नहीं, कपड़ों के नाम पर ये 500 वाली साड़ी भी थमा कर गया है। सास की बात सुनकर गुड्डी नजरें नीची कर लेती है। जैसा हाल गुड्डी का था, चिंकी का भी ससुराल में बिल्कुल वही हाल था। चिंकी ने भी ससुराल में भाभी की तारीफों के लंबे लंबे पुल बांधे थे। अब जब मायके से शगुन के नाम पर आधा किलो मिठाई आई तो चिंकी की सास ने भी उसे बातें सुनाने में कसर नहीं छोड़ी। दीपावली के अगले दिन, चिंकी, भैया भाभी ने तो ससुराल में मेरी एकदम नाक ही कटा दी। तुझे पता है भैया मेरे ससुराल में क्या देकर गए? आधा किलो मिठाई और मेरी सास को 500 वाली साड़ी।
मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि भैया भाभी मेरे साथ ऐसा करेंगे। अरे दीदी, तो मेरे साथ कौन सा बहुत अच्छा कर दिया भाभी ने। मुझे भी तो आधा किलो मिठाई और 500 वाली साड़ी देकर गए भैया। मुझे तो सच में इतना गुस्सा आ रहा है ना, मन कर रहा है अब मायके ही ना जाऊं। सही कह रही है चिंकी, मुझे भी ना भाभी पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तो उन्हें फ़ोन भी नहीं करने वाली। दीपावली के 2 दिन बाद भाई दूज पर दोनों बहनें अपने मायके पहुंच जाती है। भाई के माथे पर तिलक लगाने के बाद शगुन के नाम पर भाई दोनों बहनों को 500 का नोट थमा देता है। गुड्डी और चिंकी हैरान होकर भाई की ओर देख रही थी। कुछ देर बाद, देखा दीदी आपने, हमेशा महंगे महंगे तोहफे देने वाले भैया भाभी हमारी शादी होती ही कैसे बदल गए। ऐसा लग रहा है हम दोनों को तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया है इन लोगों ने। चिंकी, माँ से कुछ मत कहना। माँ का कुछ दिन पहले ये हार्ट का ऑपरेशन हुआ है ना, उन्हें इन सब के बीच में घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले भी भैया भाभी जो करते थे अपनी मर्ज़ी से करते थे, और अभी भी वो जो कर रहे हैं अपनी ही इच्छा से कर रहे हैं। इन सब का माँ से कोई लेना देना नहीं है। शायद ये सब करके भैया भाभी हमें जता रहे हैं कि हमारी शादी करने के बाद उनकी हमारे प्रति जिम्मेदारी ख़त्म हो चुकी है। वे अब अपने घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहते हैं और हमें भी अब अपनी ही घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए। बड़ी बहन की बात मानकर चिंकी भी चुपचाप अपने ससुराल लौट जाती है। इसी तरह बारी बारी से खिचड़ी, होली और फिर सावन आता है। हर बार भैया भाभी की ओर से मिलने वाले नाम मात्र की शगुन और सिंदारी को देखकर दोनों बहनों का मन भाभी से हटने लगता है। भैया भाभी के बदलते रवैये को देखकर अब दोनों बहनें मायके जाने से भी बचने लगती हैं। देखते ही देखते रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। दीदी, 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, क्या सोचा है? भैया को राखी बांधने चलना है ना? सच बताओ चिंकी, भैया भाभी के बदले हुए रवैये को देखकर अब मेरा मायके जाने का मन ही नहीं करता। लेकिन रक्षाबंधन आया, भैया भाभी हमें भूल गए तो क्या हुआ? हमें तो अपना फ़र्ज़ याद रखना चाहिए ना। हम भैया को राखी बांधने ज़रूर जाएंगे। रक्षाबंधन के दिन दोनों बहनें मायके पहुंच जाती हैं। राखी बांधने के बाद, अरे भाभी, आपकी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, डिज़ाइनर है ना? कितने की ली? नहीं चिंकी, ये मैंने खरीदी नहीं है। वो सावन का सिंदर आया था ना, तो उसमें मेरी भाभी ने मायके से भिजवाई है। अरे वाह भाभी, बड़ी लकी हो आप। इतने साल हो गए आपकी शादी को, अभी भी आपके मायके वाले आपके लिए इतनी बढ़िया बढ़िया साड़ी भिजवाते हैं। और एक हम हैं, हमारी तो नई शादी में ही मायके से ऐसी साड़ी आती है कि उसे लेने से काम वाली भी मना कर देती है। गुड्डी ने अपने मन की भड़ास निकाल ली थी, लेकिन गुड्डी की बात सुनकर भाभी की आंखों में आंसू भर आए थे। अपने आंसू छुपाते हुए भाभी वहाँ से उठकर रसोई में चली जाती है। भाभी का दिल दुखाने से पहले एक बार सोचा तो होता कि तुम किसे क्या बोल रही हो। अरे माँ, ऐसा गलत क्या बोल दिया दीदी ने? बिल्कुल ठीक ही तो बोल रही है। भाभी हमें कैसा भी सामान भिजवाए वो ठीक है, और हम कुछ बोले तो हमें डांट रही हो। हाँ, मैं तुम्हें डांट रही हूँ क्योंकि तुम गलत हो। तुम्हारी शादी के बाद इस घर में क्या क्या हुआ है, क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की? तुम दोनों बहनों की धूमधाम से एक साथ शादी करवाने में तेरे भाई भाभी ने लाखों रुपए का लोन उठाया था, लेकिन उस लोन को चुकाने से पहले ही भैया के बिजनेस पे बहुत बड़ा घाटा हो गया। उसकी दुकान बंद हो गई। अब तुम्हारे भैया किसी और की दुकान पर नौकरी कर रहे हैं। उसे नौकरी की तनख्वाह में से जो भी पैसे मिलते हैं उनमें से आधा से ज़्यादा तो तुम दोनों की शादी की लोन चुकाने में चले जाते हैं। बाकी बचे हुए पैसे से हम किसी तरह घर चला रहे हैं। तीज त्योहार पर चाहे तेरी भाभी ने घर के लिए मिठाई खरीदी हो या ना खरीदी हो, लेकिन तुम दोनों के ससुराल हमेशा समय से शगुन ज़रूर भिजवाया है। शगुन तुम्हारी भाभी का तुम दोनों के लिए प्यार था बेटा, जिसको तुमने रुपये पैसों से तोलकर बर्बाद कर दिया। तुम्हारे भैया भाभी बदले नहीं है, वो आज भी तुम दोनों से उतना ही प्यार करते हैं। इसीलिए तो वो आज भी माथे पर शिकन लाए बिना तुम्हारी शादी का लोन चुका रहे हैं। जितना उनसे बन पा रहा है तुम दोनों के लिए कर ही तो रहे हैं। माँ, इतना सब हो गया, आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? तुम्हारी भाभी नहीं चाहती थी कि तुम दोनों अपनी नई नई शादीशुदा ज़िंदगी को छोड़कर हमारे दुखों में दुखी रहो। इसीलिए उसने तुम दोनों से ये सारी बातें छुपा कर रखी ताकि तुम अपने नए घर में खुशी खुशी घुल मिल सको। माँ की बात सुनकर चिंकी और गुड्डी को अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। हमें माफ़ कर दो भाभी, हमने आपके सोने जैसे प्यार को रुपए और पैसों से तोला।
इतनी तंगी में भी आप अपना फ़र्ज़ निभाने से कभी पीछे नहीं हटी। गुड्डी और चिंकी को अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, और हो भी क्यों ना। वो कहते हैं ना कि तोहफा देने वाले का दिल देखना चाहिए, तोहफे की कीमत नहीं। और गुड्डी चिंकी ने तो तोहफे की कीमत देकर गलती कर ही डाली थी।